मोदी विरोधियों के साथ बड़ा खेला हो गया। मोदी विरोधी को 3 बड़े झटके लगे। पहला झटका तो सुप्रीम कोर्ट से लगा, क्योंकि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया बैलेट पेपर से तो चुनाव नहीं ही होंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा झटका मोदी विरोधियों को तब लगा जब नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो निकाल कर रख दिया कि कैसे कांग्रेस देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहला हक होने की पैरवी कर रही थी। क्योंकि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया था, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा था, कह रहा था कि मनमोहन सिंह ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। लेकिन मनमोहन सिंह का नया वीडियो आ गया जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक होने की बात वो साफ साफ कह रहे हैं और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। वो वीडियो दिखाऊंगा भी। मोदी विरोधियों को तीसरा झटका उन तस्वीरों को देखकर लगा जो तस्वीरें बंगाल से आई हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा क्रेज दिख रहा है बॉस बंगाल में, गजब एकदम। और इससे पहले किसी नेता के लिए शायद ही दिखा हो। एक बार बंगाल में पीएम मोदी का जो जलवा दिखा उसे देख लीजिए, फिर बताऊंगा कि मनमोहन सिंह के नए वीडियो ने कैसे आगे के चुनाव को पलट कर रख दिया है। बंगाल की बात आगे करेंगे, लेकिन देख लीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, उनका जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है, जो दूसरे पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं, वो लोग खुद क्या करते हैं, फर्जी फैक्ट चेकर्स क्या करते हैं, आज सब सामने आ गया। क्योंकि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इस बात से भड़का हुआ था कि पीएम मोदी ने कैसे ये बात कह दी भाई कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस देश के संसाधन पर मुसलमानों का पहला हक मानते थे। इसी बात के आधार पर पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। इस बात को लेकर पूरा इंडी गठबंधन पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। पीएम मोदी की बातों का फर्जी फैक्ट चेक भी किया जाने लगा था। लेकिन आज ये सब फर्जी फैक्ट चेकर्स और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम सन्नाटे में चला गया भाई। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने सही वीडियो दिखाया। जब मनमोहन सिंह का 2009 का एक वीडियो सामने आ गया तो ये सब गायब हो गए। 2009 के इस वीडियो में मनमोहन सिंह अपने 2006 वाले उस बयान पर कायम रहने की बात कर रहे हैं, जिस बयान में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। आपको मनमोहन सिंह का 2009 का वो पुराना बयान दिखाता हूं, सुनिए कैसे मनमोहन सिंह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हां मैं तो इस पर कायम हूं। फिर आपको बताऊंगा कि इस बयान को लेकर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को कैसे घेरा है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी अगर वो गरीब है तो उसका देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है और मैं अपने बयान पर कायम हूं। क्यों बॉस? अगर कोई सिख गरीब है वो भी तो माइनॉरिटी है, उसका पहला अधिकार क्यों नहीं है देश के संसाधनों पर? अगर कोई जैन है वो भी तो माइनॉरिटी, अगर वो गरीब है तो उसका क्यों नहीं अधिकार है? अगर कोई ईसाई गरीब है तो उसका क्यों नहीं अधिकार है पहला? पारसी का क्यों नहीं है? सारे अल्पसंख्यकों का क्यों नहीं है? मुसलमान का पहला अधिकार क्यों है बॉस? यानी मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं 2-2 बार यह बात कही कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। साल 2006 में मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों को विकास में समान भागीदारी मिले, संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। फिर साल 2009 में मनमोहन सिंह ने बयान दिया कि मैंने कहा था कि अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर वो गरीब हैं तो उनका देश के संसाधनों पर पहला दावा बनता है। मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। क्यों भाई? मुसलमान गरीब है तो वो ज्यादा तकलीफ में और बाकी अल्पसंख्यक गरीब हैं तो वो क्या बंगले में रह रहे हैं क्या? यही कांग्रेस की सोच, मुसलमान करने की सोच नरेंद्र मोदी बार बार एक्सपोज कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं जब सब साथ रह रहे हैं तो क्यों मुसलमान मुसलमान करते हो? यह सांप्रदायिक होना चाहिए ना कि मुसलमान मुसलमान करते हो। हिंदू मुसलमान करना कैसे सांप्रदायिक है? क्योंकि अगर उसमें हिंदू की भी बात है, मुसलमान की भी बात है, सिख की भी बात है, ईसाई की भी बात है, तो वो कैसे सांप्रदायिक है? मुसलमान मुसलमान खाली करने वाला सांप्रदायिक नहीं है। गजब सिस्टम चल रहा है बॉस इस देश में। और मनमोहन सिंह के साल 2009 वाले वीडियो को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को उजागर किया तो यह झूठ फैलाया गया कि मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी का नया वीडियो आया तो नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा मनमोहन सिंह का नया वीडियो आने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चुनौती भी दी है, और वो चुनौती क्या है। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मनमोहन सिंह का नया वीडियो आया तो पीएम मोदी ने मुस्लिम प्रेम पर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को खुली चुनौती भी दे डाली। पीएम ने कहा कि जो लोग पिछले एक हफ्ते से उनके बाल की खाल निकालने में जुटे हैं, वो ये जान लें कि ये 25 साल हो गए। मोदी को डराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब तक डरा नहीं पाए। पीएम मोदी को सुनिए एक बार। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नए वीडियो पर खुद को घिरता देख कांग्रेस ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर मंथन किया कि क्या नया नैरेटिव सेट किया जाए, और फिर मंथन के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई पेश की गई। हालांकि सफाई में मनमोहन सिंह के 2009 के वीडियो का कोई जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर मनमोहन सिंह के 2006 वाले वीडियो का हवाला देकर बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाने की कोशिश की। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वीडियो निकाला है जो मनमोहन सिंह जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को 9 दिसंबर 2006 को दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि उस वक्त भी मनमोहन सिंह के भाषण का गलत मतलब निकालने की कोशिश की गई, जिसके बाद मनमोहन सिंह जी ने एक दिन बाद ही यानी 10 दिसंबर 2006 को ही अपने बयान पर सफाई भी दे दी थी। मनमोहन सिंह ने यह साफ कर दिया था कि उन्होंने जो भाषण में कहा उसका मतलब यह था कि आर्थिक विकास का जो फायदा है उसमें हमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक महिला और युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब भले ही कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर सफाई दे रही है, लेकिन अब भी यह क्लियर नहीं कर रही कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी धर्म का नहीं बल्कि देश के संसाधन पर सबका हक है। और 2009 वाले बयान पे तो कुछ बोली ही नहीं। इसलिए कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह के बयान के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। नड्डा ने कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाला बयान मनमोहन सिंह जी ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर दिया था। जेपी नड्डा को भी सुन लीजिए, फिर बताऊंगा मैनिफेस्टो को लेकर अमित शाह ने किस तरह कांग्रेस को घेरा है। मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था
क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आज अमित शाह ने जो कहा उससे कांग्रेस के नेता तिलमिला गए। अमित शाह ने कह दिया कि क्या देश शरिया के कानून से चलेगा। अमित शाह को सुनिए, फिर बीजेपी और पीएम मोदी के तीखे हमलों से राहुल गांधी किस तरह बौखला गए हैं यह भी दिखाता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है और शरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? पीएम मोदी जिस तरह कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को उजागर करने के लिए अग्रेसिव है, उससे कांग्रेस के नेता बौखलाए दिख रहे हैं। आज कर्नाटक के बीजापुर में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी के बयान में यह बौखलाहट साफ नजर आई। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आजकल घबराए हुए हैं। राहुल गांधी को सुन लीजिए, कल तो भाषा ही बड़ी अजीब थी, आज क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। फिर आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ईवीएम पर विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस को एक्सपोज करने में जुटे हैं, तो कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन और वो सभी लोग आज ईवीएम के मामले में फिर से एक्सपोज हो गए, जो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे और ये कहते रहे हैं कि ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के मुंह बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर लंबी बहस, कई दिनों की सुनवाई और कई सबूत देखने के बाद फैसला दिया। और ईवीएम को लेकर याचिकाकर्ताओं ने जो मांगे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, उसमें कोर्ट को कोई दम नहीं दिखा। इसलिए याचिकाकर्ताओं की 4 बड़ी मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पहली मांग इन लोगों ने की थी कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान हो। कोर्ट ने कहा कि नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। दूसरी मांग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, नहीं होगा, आगे बढ़िए। तीसरी मांग वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर ही उसे बॉक्स में डाले। कोर्ट ने कहा कि बात ये भी नहीं। चौथी मांग वीवीपैट की स्क्रीन ट्रांसपेरेंट की जाए ताकि पर्ची कटकर गिरती हुई भी दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं बता पाए कि ईवीएम की वजह से कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रभावित होते हैं और ना ही यह स्पष्ट कर पाए कि वीवीपैट स्लिप की 100% मैचिंग न होने से वोटर के अधिकारों का कैसे हनन हो रहा है। यानी 4 डिमांड थी याचिकाकर्ताओं की, उनकी तरफ से लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण की, और चारों को ऐसे मोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया। मतलब लिटरली नहीं, लेकिन फेंक दिया गया। एक तरीके से यही हुआ इनके साथ कि जाओ कूड़े में, कोई दम नहीं दिख रहा। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि याचिकाकर्ताओं की सभी 4 मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने कौन से तर्कों के आधार पर रिजेक्ट किया। जैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर वापस जाने की मांग अनुचित है। बैलेट पेपर की खामियों के बारे में हम सभी को पता है, इसको लेकर बहुत से दस्तावेज भी हैं। बैलेट पेपर पर वापस जाकर हम अब तक हुए चुनावी सुधारों को खत्म कर देंगे। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शक के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों में कोई मिसमैच है, क्योंकि डेटा तो दिखा रहा है कि करोड़ों पर्चियां मिलाई गई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई।
इस आधार पर 100% वेरिफिकेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सबूत देने होंगे। अब तक कई बार मैचिंग हो चुकी है और उनमें कोई गलतियां नहीं पाई गई। पर्चियों का मिलान अगर कर भी दिया गया तो यह बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। मैनुअल काउंटिंग में गलतियों की बड़ी संभावना होगी। वोटर को वीवीपैट की पर्ची हाथ पर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे वोटिंग प्रक्रिया बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। वोटर की गोपनीयता प्रभावित होगी। अगर वोटिंग के दौरान कोई सवाल उठाता है तो उससे चुनाव की प्रक्रिया रुक जाएगी और वोटिंग में देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वीवीपैट की स्क्रीन ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं रखी गई है ताकि वोटर की गोपनीयता प्रभावित ना हो कि कोई साइड से देख लिया उसको भी पता चल गया। सामने से देखिए, साफ दिखता है। आज ही ना सब लोग वोट करके आए, मैं भी वोट करके आया हूं, सबको दिखा है। अभी वोटर के पास अधिकार है कि वो ये कंफर्म कर सके कि जिसे वोट दिया है उसी को वोट पड़ा है कि नहीं। इसके लिए वोटर को 7 सेकंड का वक्त मिलता है। इस दौरान वोटर को वीवीपैट स्क्रीन पर वही सिंबल दिखाई देता है जिस पर उसने वोट किया है और नंबर भी लिखा होता है जिस नंबर का बटन उसने दबाया। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत थी, सुप्रीम कोर्ट ने सब खत्म कर दिया कि नहीं भाई ये भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को न सिर्फ खारिज किया बल्कि बहुत सख्त टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख बंद करके संदेह करना सही नहीं है। किसी भी सिस्टम या इंस्टीट्यूशन के मूल्यांकन के दौरान हमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इससे गैर जरूरी अविश्वास बढ़ता है और विकास भी रुकता है। ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी दायर होती रही हैं। अब इस मुद्दे पर विराम लग जाना चाहिए। जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो, मौजूदा व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। वोटिंग के लिए ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरी पीछे ले जाने वाली व्यवस्था से बचा जाना चाहिए। यानी कोर्ट ने ईवीएम को 100% सही साबित कर दिया और उन लोगों के मुंह पर कालिक पुत गई जो अपनी सहूलियत के हिसाब से ईवीएम का रोना रोते हैं। क्योंकि वो जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, पहले चरण में जब उनको यह बताना है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं तो ईवीएम ठीक, दूसरे चरण में जब उनको बताना है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं तो ईवीएम ठीक, लेकिन जब हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम गड़बड़। सुप्रीम कोर्ट ने जहां ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं करने का फैसला सुनाया तो वहीं कैंडिडेट्स को विकल्प भी दिए। इसके लिए कोर्ट ने 2 निर्देश जारी किए। पहला यह कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU को सील किया जाए और इसे भी 45 दिन तक सुरक्षित रख लिया जाए। दूसरा निर्देश दिया कि चुनाव नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार अगर चाहें तो परिणाम आने के 7 दिन के अंदर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियर्स की एक टीम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच करेगी। हालांकि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी सुझाव दिया कि वो इस बात की संभावना तलाशे कि पर्चियों की गिनती मशीन से हो सके और क्या उन पर बारकोड भी लगाया जा सकता है ताकि आने वाले वक्त में इन पर्चियों की गिनती तेजी से हो सके और उसमें कोई गलती भी ना हो। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने ईवीएम को लेकर चल रहे पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, धुआं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर पीएम मोदी ने भी कहा कि ईवीएम को लेकर संदेह पैदा करने का जो पाप किया जा रहा था उन सभी को आज झटका लगा है। सुनिए पीएम। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ईवीएम पर रोना बंद होगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता।